हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। सच्ची मोहब्बत की कहानियों को लोग ज़मानों तक याद रखते हैं, सालों तक याद रखते हैं। आज की कहानी भी एक मोहब्बत की ही है, पर ये मोहब्बत सच्ची नहीं, खौफनाक थी। इतनी खौफनाक कि अगर आज भी कोई इसके बारे में सुने तो दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है। ये मोहब्बत इतनी खौफनाक थी कि इसने कुछ ही पलों में 7 हंसती खेलती ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। ये कहानी है शबनम और सलीम की। ये वही शबनम और सलीम हैं जिन्होंने खुद की मोहब्बत को पूरा करने के लिए एक ऐसा दर्दनाक रास्ता चुना कि दिल दहल जाता है। एक घटना ने चंद दिनों के लिए पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पड़ने वाले बावनखेड़ी गांव की। 2008 14 अप्रैल की रात। रात को सन्नाटा, सारा गांव गहरी नींद में। तभी 2 बजे, रात 2 बजे के आसपास एक लड़की की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जब गांव वाले आवाज़ की तरफ गौर करते हैं तो पता चलता है कि ये आवाज़ मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी शौकत अली के घर से आ रही है। शौकत अली प्रोफेशन से एक लेक्चरर थे। इनका घर ही गांव का सब प्रीमियम, सबसे आलीशान घर था, जो पूरे 9 एकड़ में फैला हुआ था। गांव भर में इनकी बहुत इज्जत और बहुत सत्कार था। जब गांव वाले शौकत अली के घर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी शबनम बेतहाशा चिल्ला रही है, चीख रही है। घर के अंदर जाते ही गांव वालों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने देखा कि शौकत अली अपने बिस्तर पर खून से लिपटे हुए पड़े हुए हैं और घर के दूसरे कोनों में भी यही मंजर था। उस रात उस घर में रहने वाले 8 लोगों में से 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और उनमें से एक ही शबनम जिंदा थी। मरने वालों में से 55 साल के शौकत अली, 50 साल की शबनम की मां हाशमी, 35 साल के शबनम के बड़े भाई अनीश, शबनम का छोटा भाई राशिद, शबनम की भाभी अंजुम, शबनम की मौसेरी बहन राबिया और 10 महीने का भतीजा अर्श था। गांव वाले हैरान परेशान, सबका सिर्फ एक ही सवाल कि आखिर इसके पीछे है कौन, ये किसने किया। और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शबनम ही दे सकती थी, क्योंकि उस रात उस घर में सिर्फ वही बची थी। लेकिन शबनम उस समय कुछ भी बताने के हाल में नहीं थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था और लोग उसके इस दर्द को समझ भी सकते थे, क्योंकि उसने एक तरह से अपना पूरा घर परिवार खो दिया था, अपने घर के 7 सदस्य खो दिए थे। उसी रात आनन फानन में इलाके की पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस भी 7 लोगों के एक साथ मौत की खबर चौंक कर उसी टाइम एक्शन में आती है। और उस खबर इतनी बड़ी थी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी रातों रात इल्तिला किया जाता है। मौका वारदात पर सबसे पहले इलाके की पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और पुलिस टीम की मांग करती है। और हाल ये थे कि सुबह होने से पहले पहले बावनखेड़ी गांव में आसपास के तकरीबन 10 पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम भर दी जाती है। फोरेंसिक टीम ने भी सारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। शुरुआत में शबनम ने बताया कि वो छत पर सो रही थी। इसी दौरान उसे नीचे से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब उसने देखा नीचे जाकर तो कुछ लोग हाथ में कुल्हाड़ियाँ लेकर उनके घर से निकल रहे थे। उसके मुताबिक वो लुटेरे थे जो घर में लूट करने आए थे और उस दौरान घर में जो भी था उनकी हत्या कर गए। ये खबर सारे शहर में फैल जाती है कि डकैतों ने घर में डाका डालने के दौरान शौकत अली के घर में 7 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के दौरान उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद मायावती घर में इकलौती बची शबनम को 5 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान करती हैं और बल्कि ये भी कहती हैं कि इस हत्या में शामिल किसी भी हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा।
मायावती के इस बयान के बावजूद भी मामला शांत नहीं होता, बल्कि विपक्षी पार्टी इसको कानून व्यवस्था की कमी जानते हुए मायावती को घेरती हैं। मामले की संगीनता को समझते हुए मायावती खुद को रोक नहीं पाती हैं और अगले ही दिन हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो बावनखेड़ी गांव में पहुंचती हैं। मायावती शबनम को दिलासा देती हैं कि इस घटना के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा और जो वो 5 लाख मुआवजे का ऐलान करती हैं वो भी शबनम को वो उसी समय देना चाहती हैं। पर पुलिस अधिकारी मायावती से कहते हैं कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही शबनम को आप मुआवजे का 5 लाख रुपए दीजिएगा। इस घटने की जांच इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता शुरू करते हैं। आरपी गुप्ता पहले क्राइम सीन की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर वो शबनम से भी बातचीत करते हैं। शुरुआती बातचीत में ही वो शबनम से सवाल पूछते हैं कि अगर घर के सभी लोग मर गए तो खाली शबनम ही कैसे बची, जिसके जवाब में शबनम कहती है कि वो छत पर सो रही थी। आरपी गुप्ता शबनम के इस जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन मामला इतना सेंसिटिव था कि उन्होंने उस समय शबनम पर कोई भी सवाल उठाना ठीक नहीं समझा और इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा। सभी व्यक्तियों की इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मरने से पहले किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं किया था। इसका मतलब कि गर्दन पे वार होने से पहले या तो वो सो रहे थे या तो वो बेहोश थे। पुलिस को इस बात का काफ़ी शक हुआ। उन्हें लगा कहीं उन्हें किसी ने बेहोश तो नहीं किया था। आगे की जांच के लिए सैंपल भेजे जाते हैं। कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी रिपोर्ट भेजी जाती है। बहुत जल्दी बायोप्सी टेस्ट की रिपोर्ट भी आती है और रिपोर्ट चौंका देने वाली थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मरने वाले सभी व्यक्ति के खून में जहर के कुछ तत्व पाए गए थे। जहर का उनके शरीर में मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि पहले उन्हें किसी ने जहर दिया और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। अब इस बात का जवाब कि ये किसने किया सिर्फ शबनम ही दे सकती थी, क्योंकि उस रात सिर्फ वही उस घर में थी। अगर पुलिस डायरेक्ट शबनम को हिरासत में लेके इन्वेस्टिगेट करती, पूछताछ करती, तो मामला बिगड़ सकता था, क्योंकि मामला बहुत ही सेंसिटिव था। पुलिस ने बड़ी ही सावधानी से काम लेते हुए शबनम के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला और कॉल रिकॉर्ड्स में एक बहुत ही अजीब चीज़ मिली। कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने पे ये पता चला कि हत्या के दिन, घटना वाले दिन, शबनम ने एक नंबर पर रात को 52 बार कॉल किया था। दूसरे नंबर को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि ये नंबर किसी सलीम नाम का एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। सलीम को भी पुलिस ने पूछताछ किया और इधर शबनम से भी पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती पूछताछ में शबनम ने बताया था कि कोई व्यक्ति छत के रास्ते घर में घुसा था, पर ये शबनम की बात शुरुआती जांच में ही गलत साबित हुई, क्योंकि छत का दरवाज़ा अंदर से बंद था और छत की दीवार की ऊंचाई 14 फीट थी, जो कि पूरी तरह से प्लास्टर की गई थी और ये किसी भी आदमी के लिए मुमकिन नहीं था कि 14 फीट की दीवार को बिना सीढ़ियों के फांद के वो अंदर आ जाए, बिना किसी सीढ़ियों की मदद से। पुलिस शबनम के साथ सख्ताई से भी काम ले सकती थी, पर मामले की संगीनता को समझते हुए पुलिस ने पहले सभी सबूत जुटाने पर ध्यान दिया। सलीम के साथ जब इन्वेस्टिगेट सलीम को किया, पूछताछ सलीम की हुई, तो उसने पहले टाल मटोल करता रहा, इधर उधर की कहानियाँ सुनाता रहा। पर जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्त कार्रवाई की तो सलीम ने एक ऐसी चीज़ का खुलासा किया कि सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई। सलीम ने बताया कि उन सभी हत्याओं का अंजाम उसने और शबनम ने मिलकर दिया है। उसने सबूत के तौर पर वो कुल्हाड़ी भी दी जिससे उसने उन सब लोगों का गला काटा था। अब सवाल ये कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। सलीम के इन दावों के बाद पुलिस शबनम को भी पूछताछ के लिए उठाती है। पहले तो शबनम इन सब चीज़ों को कबूल नहीं करती है। वो कहती है कि वो किसी सलीम नाम के व्यक्ति को नहीं जानती और उसने उसे ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहा था। इस चीज़ पर पुलिस उसे कॉल रिकॉर्ड्स दिखाती है। इस चीज़ का उसके पास कोई सटीक जवाब नहीं था। पुलिस उससे पूछती है कि अगर तुम सलीम को जानती ही नहीं तो तुमने उसे इतनी बार कॉल क्यों किए। शबनम का इस चीज़ पर कोई जवाब नहीं था, पर फिर भी वो किसी चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इन सब चीज़ों के बाद पुलिस शबनम और सलीम का आमना सामना करवाने का फ़ैसला करती है।
जब वो दोनों आमने सामने आते हैं तब भी शबनम कुछ नहीं मानती और इधर उधर की कहानियाँ सुनाती रहती है। इसी दौरान सलीम शबनम से कहता है कि उसने सब कबूल कर लिया है और पुलिस वालों को सब सच बता दिया है, तो तुम भी सब सच बता दो। ये बात सुनते ही शबनम दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। घंटों की पूछताछ के बाद शबनम एक दिल दहला देने वाले सच को कबूल करती है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि 7 लोगों की हत्या शबनम और सलीम के प्रेम की वजह से हुई थी। शबनम गांव के सबसे अमीर घराने की बेटी थी। उसके पिताजी कॉलेज में लेक्चरर, एक भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके एक बहुत अच्छी नौकरी पर और दूसरा भाई एमबीए करके एक बहुत अच्छी नौकरी पर था। जब ये घटना हुई, जब ये हत्याएं हुई, तब शबनम खुद भी टीचर एज अ टीचर एक स्कूल में जॉब कर रही थी। शबनम खुद इंग्लिश और मैथ्स में डबल एम में थी। घर के ठीक बाहर एक लकड़ी कटाई का मिल था। सलीम उस मिल में काम करता था। रोज आते जाते शबनम की नज़र सलीम पर पड़ती थी और उसे सलीम अच्छा लगने लगा। समय के साथ साथ दोनों का प्यार और गहरा होता जाता है। दोनों शादी का मन बना लेते हैं। शबनम एक दिन मौका देखकर अपने पिताजी से बात करती है कि वो सलीम से शादी करना चाहती है। एक तरफ शबनम का घराना, शहर का सबसे पढ़ा लिखा और इज्जतदार घराना, और एक तरफ सलीम 5वीं फेल जो कि एक लकड़ी कटाई की मिल में काम करता है। शबनम के पिताजी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होते और सारा परिवार उसे समझाने में लग जाता है, पर शबनम अपनी ज़िद पर अड़ी रहती है। कई दिन ये ज़िद का खेल चलता है। जब शबनम को लगता है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, तो वो सलीम के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि अगर वो सभी घर वालों को मार दें, उसके बाद वो आराम से शादी भी कर सकते हैं और पिताजी की सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी भी उन्हीं की होगी। सब कुछ प्लान होने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जहर देकर सभी घर वालों को मार देंगे। सलीम शबनम को बाज़ार से लाकर जहर देता है। शबनम 14 अप्रैल का दिन चुनती है सभी घर वालों को हत्या करने के लिए। 14 अप्रैल के दिन वो सभी को बड़े प्यार से खाना बना के खिलाती है और खाने के बाद सबसे पूछती है चाय कौन कौन पिएगा। चाय का नाम सुनकर सभी कहते हैं कि हम चाय पियेंगे। वो बड़े ही प्यार से चाय बनाती है और उस चाय में वो जहर मिला देती है जो उसे सलीम ने ला कर दिया था। जहर पीकर सबकी तबीयत ख़राब होने लगती है। सब अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। जहर के असर से तभी सब खत्म हो गए थे, पर सब शबनम को यकीन नहीं आता। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाती है और कुल्हाड़ी से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सबकी गर्दन काटेंगे। इतनी बेरहमी से वो खुद के ही घर वालों को मार देती है। 6 लोगों को मारने के बाद सलीम घर से चला जाता है। कुछ देर बाद शबनम उसे कॉल करके बोलती है कि वापस आओ, उसका 10 महीने का भतीजा अभी तक ज़िंदा है। वो कहता है कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा, उसे तुम ही मार दो। तो वो अपने ही 10 महीने के भतीजे का गला दबा कर रखती है जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। हत्या के अलावा और कई धाराएं लगाकर दोनों को गिरफ्तार करती है। लोअर कोर्ट दोनों को फांसी की सज़ा सुनाती है। दोनों इस फैसले को चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी उन्हें फांसी की सज़ा ही सुनाती है। राहत ना मिलने पर वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अर्ज़ी लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी सज़ा को खारिज ना करते हुए उन्हें फांसी की सज़ा ही सुनाती है। शबनम गवर्नर को मर्सी पिटीशन भी डालती है जिसे खारिज कर दिया जाता है। 2021 में शबनम की फांसी की पूरी तैयारी हो चुकी थी और ये तय था कि आज़ाद भारत में फांसी की सज़ा वाली शबनम पहली महिला होंगी। पर इसी दौरान शबनम उत्तराखंड के गवर्नर को मर्सी पिटीशन डालती है, जिसे कि गवर्नर यूपी के गवर्नर को ट्रांसफ़र कर देते हैं और जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। तो ये थी पूरी कहानी शबनम और सलीम की दरिंदगी की, किस तरह उन्होंने खुद के परिवार को ही मार दिया सिर्फ अपने प्रेम के लिए। वो प्यार से अपने घर वालों को मना भी सकती थी। सो थैंक यू। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट योर व्यूज़ इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।